हाँ जी। कल आपका हो गया था लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर, ये कॉन्सेप्ट हो चुका था। अब लिखेंगे आर्किमिडीज गुणधर्म। आर्किमिडीज गुणधर्म सिलेबस में दिया हुआ है। आर्किमिडीज गुणधर्म। आर्किमिडीज गुणधर्म। आवाज नहीं करेंगे भाई, जल्दी बैठिए। यदि x व y, यदि x व y दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं तब एक प्राकृतिक संख्या n का अस्तित्व तब एक प्राकृतिक संख्या n का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि एक्सिस्टेंस ऑफ नेचुरल नंबर। इस प्रकार कि अगर मैं n का गुणा x से कर दूं तो वो वैल्यू y से बड़ी हो जाएगी। ये आर्किमिडीज गुणधर्म होता है। यदि x और y दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं, यदि x और y दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तब एक प्राकृतिक संख्या n का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि nx की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी हो जाती है? y से बड़ी हो जाती है। तो कोई भी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं लो, कोई भी दो लो धनात्मक वास्तविक संख्याएं, चाहे पॉइंटों में लो चाहे कैसी भी लो, छोटी से छोटी लो या बड़ी से बड़ी लो, तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर आप ऐसे ढूंढ सकते हो, उसका मल्टीप्लाई x से करने पर वो किससे बड़ा हो जाएगा? y से बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा? y से बड़ा हो जाएगा। एक तो सीधा ही हो सकता है कि x y से बड़ा हो, अगर नहीं होगा तो x y से छोटा होगा। तो देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोई भी संख्या लो भाई, जैसे x बराबर मैंने ले लिया सपोज दैट 0.01 और y बराबर ले लिया कितना बोलिए? 0.1। बताओ कौन बड़ा है दोनों में से? ये बड़ा है ना, और ये छोटा है। अब कौन सी नेचुरल नंबर लिया जाए? तब n का मान मैं कितना ले लूँ बताओ? अगर मैं 100 ले लूँ, 100 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा? 1। अगर 10 ले लूँ तो 0.1 ही बन जाएगा। तो 11 ले लूँ तो 11 ले लेते हो तो ये बनेगा 0.11। तो इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। ये 0.10 है और 0.11 बन जाएगा, तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो नेचुरल नंबर कम से कम कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 11। कितनी लेनी पड़ेगी? 11। 11 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। कम से कम हमने क्या कहा? तब एक प्राकृतिक संख्या का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि nx किससे बड़ा हो जाएगा? 22 से। तो यदि मैं n बराबर कितना ले लूँ? 11, तब nx निकालना, तब nx, हाँ जी, n का गुणा x से करो, यानी कि 11 इंटू 0.01 बराबर कितना हो गया बोलो? 0.11। ये किससे बड़ा हो जाएगा बोलो? ये 0.10, यानी कि 0.10 ले सकते हो इसको। ये 0.10 यानी किससे बड़ा हो गया? y से। यानी nx की वैल्यू जो है वो किससे बड़ी हो जाएगी? y से बड़ी हो जाएगी। तो डेफिनेटली एक प्राकृतिक संख्या का अस्तित्व इस प्रकार होता है, यदि x और y दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो एक प्राकृतिक संख्या n का अस्तित्व हमेशा इस प्रकार होता है कि nx की जो वैल्यू है वो हमेशा किससे बड़ी हो जाती है? y से बड़ी हो जाती है। कोई भी एग्जांपल लीजिए आप, तो मुझे कोई भी एग्जांपल बता दीजिए।
कोई भी एक्स और वाई दो लीजिए, मैं उसके लिए नेचुरल नंबर ढूंढ के बता दूंगा कि एन एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी हो जाएगी। कोई भी लो, बताओ कोई लो, है इच्छा लेने की कोई और एग्जाम्पल? कौन सा बोलो? जैसे कि उदाहरण, जैसे कि मैंने ले लिया, सपोज के एक्स का मान ले लिया मैंने कितना, ये 2 ले लिया, और वाई का मान ले लिया 1। अब बताओ यहाँ एक्स पहले से ही वाई से बड़ा है या नहीं है? तब नेचुरल नंबर में कितनी लूंगा, क्या ले लूं? तो देखो एन एक्स निकालो, कितना आएगा? एन एक्स कितना आया? 2, और ये बड़ा हो जाएगा किससे? 1। 1 किसकी वैल्यू है? वाई की। कुछ भी ले लो, पहले से एक्स बड़ा दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो एन का मान 1 हो जाएगा वहां। कैसे? नहीं, वो तो लोएस्ट की नहीं देता, कोई भी नेचुरल नंबर निकल सकती है। वो तो आर्किमिडीज गुणधर्म सीधा ही पूछा जाता है कि भाई आर्किमिडीज गुणधर्म क्या है, या स्टेटमेंट लिख के दे देगा ये आर्किमिडीज गुणधर्म है या नहीं है, ये जो भी ऑप्शन है वो बना के दे देता है। आपको तो इतना पता होना चाहिए कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं एक्स और वाई, दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं एक्स और वाई इस प्रकार हैं कि तब एक नेचुरल नंबर का अस्तित्व डेफिनेटली इस प्रकार होगा कि एन एक्स की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी हो जाएगी? वाई से बड़ी हो जाती है। एन एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाता है? बोलो, वाई हो जाता है। बोलो कोई समस्या? एन एक्स की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी हो जाती है? बोलो, वाई से बड़ी हो जाती है। लिख लिया? अब अगला लिखेंगे आर्किमिडीज गुणधर्म पर उपप्रमेय। अब उपप्रमेय लिखो, ये लिख लिया ना? अब लिखो उपप्रमेय लीमा आर्किमिडीज गुणधर्म पर उपप्रमेय। लिख लिया ना सभी ने? आर्किमिडीज गुणधर्म पर उपप्रमेय। आर्किमिडीज गुणधर्म पर उपप्रमेय। ठीक है भाई? प्रत्येक, अब एक ही धनात्मक संख्या ले रहे हैं हम, है ना? प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या x, हाँ भाई x, अगर ये धनात्मक वास्तविक संख्या x है, धनात्मक कह दी, पॉजिटिव, वो भी रियल नंबर, तो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या x के लिए एक नेचुरल नंबर के लिए एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या n का अस्तित्व, एक प्राकृतिक संख्या n का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि 0 से बड़ा तो हो जाएगा 1/n और इससे बड़ा हो जाएगा x, कि 1/n की जो वैल्यू है वो x के बीच में आ जाएगी। प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या x के लिए एक नेचुरल नंबर n का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि 0 से बड़ा होगा 1/n और 1/n से बड़ा हो जाएगा आपका कितना? x बड़ा हो जाएगा। कोई भी x लो, मैं उसी के लिए बता दूंगा इसको। कोई भी x लो, धनात्मक वास्तविक संख्या, कोई भी x लो, बताइए क्या लो? 5? कितना लेना है? 3? (3/2)। चलो,
यदि x बराबर ले लिया मैंने 3/2 और 3/2 का मतलब हो गया 1.5। ठीक है, अब मुझे बताओ n का मान कितना लूं कि 1.5 बड़ा हो जाए। n का मान 1 ले लो, n का मान 2 ले लो, n का मान 3 ले लो, n का मान 4 ले लो, n का मान 100 ले लो, n का मान 200 ले लो, n का मान कुछ भी ले लो, सब ये क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। देखिए भाई, तब n बराबर 1 पर, हाँ जी, 0 बड़ा हो जाएगा 1/1 से, सॉरी 0 छोटा हो जाएगा 1/1 से, और ये छोटा हो जाएगा किससे, 3/2 से। दूसरा उदाहरण, जैसे x बराबर, अब और भी छोटा कर देता हूं मैं ना, 0.0001 कर लेता हूं। तब बताइए नेचुरल नंबर क्या लूं कि ये वैल्यू बड़ी हो जाए। अगर नेचुरल नंबर 1 2 3 4, जैसे कि आप लेते हो 1/10,000, अब 1 के नीचे 10,000 लेंगे तो ये बराबर बराबर आ जाएंगे दोनों पक्ष। ये कैसे आ जाएंगे, बराबर बराबर। तो 10,000 से ऊपर बड़ी वाली नंबर ले लो तो वो क्या बन जाएगी, फिर उससे छोटी बन जाएगी। भाई अगर मैंने 1/10,000 लिया तो यही संख्या बनेगी। अब 10,000 से बड़ी संख्या से भाग दे दो 1 में तो वो क्या हो जाएगी, उससे छोटी हो जाएगी। तो n का मान क्या लेना पड़ेगा, कम से कम n बराबर क्या लेना पड़ेगा आपको, कम से कम कितना ले लूं, इतना ले लूं, या कितना ले लूं बोलो, 2 ले लूं। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं, या फिर 11,000 ले लूं, कोई समस्या थोड़ी ना है, कोई भी ले लो। तब हाँ जी, 0 से तो बड़ा हो गया 1/n, n का मान लिया अब आपने, और ये बड़ा है आपका किससे बोलो, 0.0001, यानी इसको क्या लिख सकते हो, 1/, यही तो है। अब मुझे बताओ इसमें 10,000 का भाग जा रहा है, इसमें 10,001 का भाग जा रहा है, तो ये छोटा आएगा और ये वाला बड़ा आएगा। सही बात है, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 10,000 इधर पहुंच जाएगा, 10,001 इधर पहुंच जाएगा। 10,001 बड़ा हो जाता है किससे, 10,000 से, और इनका उल्टा करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी। तो ये होता है आपके लिए आर्किमिडीज गुणधर्म पर उपप्रमेय। आर्किमिडीज गुणधर्म तो होता है 2 वास्तविक संख्याओं के लिए, और उपप्रमेय होती है आपकी केवल एक वास्तविक संख्या के लिए। x और y 2 वास्तविक संख्याएं हैं, तो एक ऐसी नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हो कि nx की वैल्यू y से बड़ी हो जाए। और दूसरा ये कह रहे हैं कि x अगर एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तो एक ऐसी नेचुरल नंबर ढूंढी जा सकती है कि 0 से बड़ा हो जाएगा 1/n, और 1/n से बड़ा हो जाएगा आपका क्या, x। क्या बड़ा हो जाता है आपका, x। ये हो गया आपके पास क्या, उपप्रमेय हो गई, और ये गुणधर्म हो गया। अब लिखेंगे आर्किमिडीज क्षेत्र। अब लिखेंगे आर्किमिडीज क्षेत्र। अगर कोई भी क्षेत्र इस आर्किमिडीज गुणधर्म की पालना करे, ये ऊपर वाला लिखा हुआ है, यदि कोई भी क्षेत्र इस आर्किमिडीज गुणधर्म की पालना करे तो वो क्षेत्र कैसा कहलाएगा, आर्किमिडीज क्षेत्र कहलाएगा। तो वो क्षेत्र कैसा कहलाता है, आर्किमिडीज क्षेत्र कहलाता है। तो इसके बाद लिखेंगे आप क्या, आर्किमिडीज क्षेत्र। आर्किमिडीज क्षेत्र, यदि कोई भी क्षेत्र कौन से गुणधर्म की, आर्किमिडीज गुणधर्म की पालना करे तो वो कैसा क्षेत्र कहलाता है, आर्किमिडीज क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई, अब लिखेंगे आर्किमिडीज क्षेत्र। यदि कोई भी क्षेत्र f कोई भी क्षेत्र f आर्किमिडीज गुणधर्म की पालना करे, आर्किमिडीज गुणधर्म की क्या करे बोलो, पालना करे या पालन करे,
तब एफ आर्किमिडीज क्षेत्र कहलाता है। देखो भाई, कुछ पूछ लें थोड़ा बहुत पुराना। क्यू क्या पूर्ण कृमित क्षेत्र है क्या? आर पूर्ण कृमित क्षेत्र है क्या? सी कृमित क्षेत्र है क्या? केवल क्षेत्र है। तो यानी उसमें ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी नहीं आती, और जबकि आर्किमिडीज गुणधर्म में भी ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी आती है, यानी कंपेरिजन वाली आती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट तो कभी भी आर्किमिडीज क्षेत्र होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें nx ग्रेटर देन y हम तुलनात्मक अध्ययन कर ही नहीं सकते, तो सी तो होगा नहीं। जबकि परमेय संख्याओं का क्षेत्र होता तो परमेय संख्याओं में बताओ इस गुणधर्म की पालना होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। भाई दो धनात्मक परमेय संख्याएं लो तो हमेशा nx किससे बड़ा हो जाएगा? y से। या दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं लो तो वहाँ भी nx किससे बड़ा हो जाएगा? y से। तो यानी कि परमेय संख्याओं का समुच्चय q क्षेत्र तो होता ही है, और क्षेत्र भी कैसा होता है? कृमित क्षेत्र। अब q जो है वो आर्किमिडीज क्षेत्र भी होता है, और इधर से वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r भी कैसा होता है? आर्किमिडीज क्षेत्र। जबकि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय जो है वो केवल और केवल क्या है? क्षेत्र है, वो आर्किमिडीज नहीं होता। तो उदाहरण में लिख सकते हो Q, समझ तो जाओगे ना Q का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ रेशनल नंबर। Q तथा R आर्किमिडीज क्षेत्र होते हैं। Q तथा R आर्किमिडीज क्षेत्र होते हैं। Q तथा R कैसे होते हैं बोलो? आर्किमिडीज क्षेत्र होते हैं। आर्किमिडीज क्षेत्र। Q तथा R कैसे क्षेत्र होते हैं बोलो? आर्किमिडीज क्षेत्र होते हैं, जबकि C नहीं। सही बात है। अगर पूछा जाए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय Q आर्किमिडीज क्षेत्र है, हाँ जी। परमेय संख्याओं का समुच्चय आर्किमिडीज क्षेत्र है, हाँ जी। पूछा जाए R पूर्ण कृमित क्षेत्र है, हाँ। क्या Q पूर्ण कृमित क्षेत्र है? नहीं। फिर पूछा जाए कि R और Q दोनों कृमित क्षेत्र हैं, आप कह दोगे हाँ कृमित क्षेत्र तो दोनों ही हैं, बल्कि वो तो पूर्ण और है, तो कृमित तो ही है। पूर्ण बनने से पहले वो कृमित होना चाहिए। और पूर्णता विग्रहित क्या होते हैं? उसका उच्चक और निम्नक एफ के प्रत्येक उपसमुच्चय एस का उच्चक और निम्नक किस में जाना चाहिए? एफ में ही जाना चाहिए, क्षेत्र में ही जाना चाहिए। ये पूर्णता विग्रहित होते हैं। एक होते हैं क्रमविग्रहित। क्रमविग्रहित चार होते हैं। एक होता है ट्राइकोटोमी लॉ, यानी कि त्रिभुवागी नियम। एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है, एक्स की वैल्यू वाई के बराबर। दूसरा होता है योज्य एकदिष्ट, यानी एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू वाई प्लस जेड से बड़ी हो जाती है। ये फिर गुणन एकदिष्ट, यदि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है तो एक्स जेड की वैल्यू वाई जेड से बड़ी होगी यदि जेड पॉजिटिव हो। जेड कैसा हो? पॉजिटिव हो। और एक होता है संक्रामक, एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है और वाई की वैल्यू जेड से बड़ी है तो एक्स की वैल्यू जेड से बड़ी हो जाती है। तो ये चार अभिग्रहित होते हैं। यदि कोई क्षेत्र इन चार अभिग्रहितों की पालना करता है तो वो कृमित क्षेत्र बन जाता है। और कोई भी क्षेत्र अगर आपकी पूर्णता अभिग्रहितों की पालना करता है तो वो पूर्ण कृमित क्षेत्र बन जाता है। और कोई भी क्षेत्र अगर आर्किमिडीज गुणधर्म की पालना करता है तो वो आर्किमिडीज क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ से Q और R आर्किमिडीज क्षेत्र होते हैं, क्योंकि आर्किमिडीज गुणधर्म की क्या करते हैं? पालना करते हैं। जबकि Q और R कृमित क्षेत्र हैं, जबकि Q पूर्ण नहीं है, जबकि R पूर्ण है। और C ना तो आर्किमिडीज है, ना पूर्ण है, और ना ही कृमित है। ठीक है भाई, तो एक नोट लिख लीजिए। हाँ जी, प्रत्येक पूर्ण कृमित क्षेत्र जो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है ना, वो आर्किमिडीज क्षेत्र होता है। प्रत्येक पूर्ण कृमित क्षेत्र, प्रत्येक पूर्ण कृमित क्षेत्र, प्रत्येक पूर्ण कृमित क्षेत्र कैसा होता है बोलो? आर्किमिडीज क्षेत्र होता है। एवरी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड इज ए आर्किमिडीज फील्ड। प्रत्येक पूर्ण कृमित क्षेत्र आर्किमिडीज क्षेत्र होता है। परंतु
आर्किमिडीज क्षेत्र पूर्ण क्रमिक क्षेत्र हो, यह आवश्यक नहीं है, परंतु आर्किमिडीज क्षेत्र पूर्ण क्रमिक क्षेत्र हो, यह आवश्यक नहीं। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा? क्यू और आर वाला। आवश्यक नहीं। उदाहरण, हाँ जी, आर कैसा है बोलो? पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है। आर कैसा है? पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है। तो दिस सिंप्लाइज आर आर्किमिडीज क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? आर्किमिडीज क्षेत्र है। सही बात है। जबकि क्यू आर्किमिडीज क्षेत्र है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्यू आर्किमिडीज क्षेत्र है, परंतु पूर्ण क्रमित नहीं है। पॉइंट तो यही बनते हैं आपके, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर क्रमिक क्षेत्र पे आता है तो। उच्चक निम्नक पे कर ही चुके हो, उच्चक और निम्नक पे आप कर ही चुके हो। उच्चक और निम्नक पे आप कर ही चुके हो। ये तो हो जाता पहला चैप्टर कंप्लीट, इनसे ज़्यादा बार क्वेश्चन जाता नहीं। अब मेन जो है सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट, विवृत समुच्चय, आंतरिक बिंदु, समरस समुच्चय, ये सब टॉपिक अब ये चलेंगे आपके। फिर उसके बाद आएगी अनुक्रम। अनुक्रम में उच्चक निम्नक को मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैंने सेट पे सिखा दिया, तो वही चीज़ वहाँ अप्लाई होगी। लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, तो वो हम वहीं से चेक कर लेंगे जो पुराना सिखा दिया है ना, तो उसे वहाँ सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर आप कल सीख चुके हो, तो उसे भी आगे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो सीख चुके हो उन्हें तो आवश्यकता है नहीं, तो फिर अनुक्रम, फिर श्रेणी, और फिर उसके बाद फलनों की अनुक्रम और श्रेणी, 3-4 टॉपिक बचेंगे। क्या ये? हाँ, तो क्रमिक क्षेत्र हो, क्रमिक क्षेत्र हो तो आर्किमिडीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये है ना, पूर्ण के लिए नहीं है। तो क्रमिक क्षेत्र में तो हो जाएगा आर्किमिडीज, क्योंकि क्रमित की प्रॉपर्टी आ गई ना, एक्स ग्रेटर देन वाई वाला आ गया ना गुणधर्म, उसमें क्या होगा? हाँ, क्रमित होगा, क्योंकि क्रम अभिग्रहित आ गए ना, उसमें क्रम अभिग्रहित आ गए ना, इस कारण हो गया। बस ये, क्योंकि उसमें क्रम अभिग्रहित आ जाते हैं ना, एक्स ग्रेटर देन वाई वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये लिख लिया? बढ़े आगे बोलो, लिख पाए ना? अब लिखेंगे सीमा बिंदु, फिर समरस समुच्चय, सीमा बिंदु। क्या? जहाँ पर कंपेरिजन, हाँ, तो फिर कंपेरिजन हो जाएगा, फिर यानी कि क्रम अभिग्रहित लग जाएंगे उसमें, तो आर्किमिडीज गुणधर्म की पालना हो जाएगी। कोई पॉजिटिव नंबर के लिए लेना होता है आर्किमिडीज गुणधर्म। तो हाँ जी, सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट। पिछली बार इस पे क्वेश्चन था, पिछली बार इस पे भी क्वेश्चन था। एक समरस समुच्चय पे था, 2 यहाँ से थे, एक आपका उच्चक और निम्नक से था, 3 और 5 आपके वहाँ से थे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से। टोटल 8 क्वेश्चन थे। ठीक है। सीमा बिंदु, इसको हम गुच्छ बिंदु, पुंज बिंदु, क्लस्टर पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो वो तो हम डेफिनेशन लिखाएंगे जब हम बता दें। सीमा बिंदु
या फिर पुंज बिंदु, यानी कि क्लस्टर पॉइंट। क्लस्टर पॉइंट, ठीक है, या फिर पुंज बिंदु भी कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, या एक्यूमुलेशन पॉइंट। और मेन तो आपके सिलेबस में दे रखा है केवल क्या, लिमिट पॉइंट। तो आप तो मेन नाम याद रखेंगे लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु। आपको तो क्या याद रखना है, केवल और केवल सीमा बिंदु। सीमा बिंदु अलग कॉन्सेप्ट है और सीमा अलग कॉन्सेप्ट है, यानी कि लिमिट पॉइंट अलग है और लिमिट अलग है। लिमिट पॉइंट अगर एक ही है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लिमिट में, और फिर उस केस में हम कन्वर्जेंट का टॉपिक पढ़ते हैं। अगर एक से ज़्यादा लिमिट आ रही हैं यानी कि वो फिर लिमिट पॉइंट ही हैं, फिर लिमिट पॉइंट है, फिर कन्वर्जेंट का टॉपिक वहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट और लिमिट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है भाई। तो सीमा बिंदु और सीमा दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है भाई। सीमा बिंदु, अब भाई देखो सीमा बिंदु की अगर हम नॉर्मल परिभाषा की बात करें, नॉर्मल तरीके से समझाने की बात करें, तो देखिए जब भी सीमा बिंदु की परिभाषा की बात होगी तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव ये कहता है कि जैसे रूम के अंदर अंधेरा है और एक छोटा सा छिद्र है जिसके अंदर, खिड़की के अंदर से प्रकाश आ रहा है, तो आपको प्रॉपर रूप से वही लाइन दिखाई देगी प्रकाश वाली, और प्रकाश वाली दिखाई देगी तो आपको उसमें असंख्य यानी कि अनंत संख्या में छोटे 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 धूल के कण दिखाई देते, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर एक धूल का कण वहाँ से ले लूँ, कोई भी पर्टिकुलर एक धूल का कण मैंने वहाँ से ले लिया, एक पर्टिकुलर धूल का कण ले लिया, अब उस धूल के कण का मैं एक छोटा सा प्रतिवेश बना लूँ, मतलब उस धूल के कण का भी बहुत छोटा नज़दीक वाला प्रतिवेश बना लिया। प्रतिवेश का मतलब होता है नाइबरूड, उसका छोटा सा पड़ोसी बना लिया। बनाने के बाद अब मैंने इस प्रतिवेश में भी देखा कि अब इस धूल के कण, जिसका प्रतिवेश बनाया उस धूल के कण को ही हटा दो, हटाने के बाद इस प्रतिवेश में भी कितने धूल के कण आ जाएंगे, अनंत आ जाएंगे। इस प्रतिवेश में भी कितने धूल के कण आ जाएंगे, अनंत आ जाएंगे। अब इस केस के अंदर ये जो धूल का कण है वो इस सेट का कैसा पॉइंट कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु। अब आपने देखा होगा कि जैसे कि अब तो खैर समझदार होने लग गए बच्चे, नहीं 20 से में ऐसा ट्रेंड आया था कि जो व्यक्ति जो सबसे बुजुर्ग है, जिसने अपना पूरा प्रतिवेश बनाया है, पूरा माहौल बनाया है, जैसे कि प्रतिवेश का मतलब जैसे कि उनका एरिया इतना इतना है, 5 किलोमीटर तक का एरिया उनका हो गया, तो जितना प्रतिवेश उन्होंने बनाया है, तो जो नई पीढ़ी आती थी जिसने प्रतिवेश बनाया पहले तो उसको ही वहाँ से निकाल देते थे। अब जिसने प्रतिवेश बनाया और उसी को अगर आप उसमें से निकाल देते हो तो उसे कहते हैं डिलेटेड नाइबरूड। कौन सा नाइबरूड, डिलेटेड नाइबरूड, यानी कि निष्कासित प्रतिवेश। कौन सा प्रतिवेश, निष्कासित प्रतिवेश। तो जिसने प्रतिवेश बनाया तो उसी को अगर हम निकाल दें तो उसे कहते हैं डिलेटेड नाइबरूड। यानी कि जिसने प्रतिवेश बनाया और मैं उसको निकाल दूं, उसको निकालने के बावजूद भी उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएं, अनंत एलिमेंट आ जाएं, तो उस केस में जो मैंने पॉइंट निकाला है ना, वह उस सेट का कैसा बिंदु है, सीमा बिंदु है। कैसा बिंदु है, सीमा बिंदु है, यानी कि लिमिट पॉइंट है। जब लिमिट पॉइंट की बात करेंगे तो निष्कासित प्रतिवेश लेंगे, यानी जिस पॉइंट का प्रतिवेश बनाएंगे उसका इंटरसेक्शन उस सेट के साथ ही लेंगे, और उसका इंटरसेक्शन उस सेट के साथ लेंगे तो वो नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए, यानी कि उस प्रतिवेश में कितने एलिमेंट आएंगे, उस सेट के अनंत एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तो यही हो गया कि भाई लिमिट पॉइंट बनाने के लिए सेट में कितने एलिमेंट होना जरूरी है, अनंत एलिमेंट होना जरूरी है। अब जैसे कि मान के चलो इस सेट है, जैसे आपका क्लासरूम है, इसमें 100 एलिमेंट है, सपोज दैट। अब 100 एलिमेंट है और मैं कह रहा हूं कि भाई मैं इसका लिमिट पॉइंट हूं या नहीं हूं, तो हम चेक करेंगे अपने आप को। चेक करने के लिए अब बड़े से बड़े में तो कोई सेटिस्फाई होता ही नहीं।
अगर हम आपसे कह दें कि भाई जहाँ जहाँ आप भागोगे वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, लेकिन पैर थक जाएंगे, आप थक जाओगे, मर जाओगे, लेकिन पैर नहीं रोकेंगे, तो बड़े में तो कोई सेटिस्फाई है नहीं। और हम रियल का एनालिसिस कर रहे हैं, यानी वास्तविक संख्याओं का विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें छोटे से छोटा प्रतिवेश लेना पड़ता है। तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन जो होता है वो टेंस टू 0, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। अब मैंने क्या एक प्रतिवेश बना लिया, जैसे एप्सिलॉन का मान ले लिया 5 मीटर का प्रतिवेश बना लिया, ये हो गया सर्किल 5 मीटर का। अब बताओ इस सर्किल के अंदर आप में से कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अगर इस रूम के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट में भर देता हूं, सपोज दैट 1000 भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा पीछे सरक के खड़े हो गए और एप्सिलॉन का मान मैंने छोटा कर दिया, और एप्सिलॉन का मान कर दिया मतलब 1 मीटर, और 1 मीटर कर दिया, तो अपना एक छोटा सा प्रतिवेश बना लिया सर्किल। अभी भी आप में से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, 1000 फाइनाइट संख्या हो गई। अब मैंने इसमें भर दिए 10,000 स्टूडेंट, तब मैंने एप्सिलॉन का मान कर लिया 0.5, तब भी मैंने एक छोटा सा प्रतिवेश बना लिया, अब भी आप में से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर मैं इस रूम के अंदर अनंत स्टूडेंट भर दूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब चाहे मैं एक पैर पे खड़ा हो जाऊं, चाहे पैर के एक अंगूठे पे खड़ा हो जाऊं, या एप्सिलॉन का मान मैं कितना भी छोटा 0.00000001 इतनी रेडियस का भी ले लूं, तब भी मैं उसका छोटा सा भी प्रतिवेश बनाऊंगा, तो भी उस प्रतिवेश में कितने स्टूडेंट कॉमन आ जाएंगे? अनंत स्टूडेंट कॉमन आ जाएंगे। इस कारण मैं उस केस में इस क्लासरूम का क्या कहलाऊंगा? लिमिट पॉइंट कहलाऊंगा। तो लिमिट पॉइंट के लिए मस्ट बी कंडीशन, यानी कंपलसरी कंडीशन यही होगी कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? अनंत एलिमेंट होने चाहिए। अनंत एलिमेंट होने के बावजूद भी लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेट में कंडीशन ये तो होनी चाहिए कि अनंत पॉइंट हो, अनंत पॉइंट होने के बावजूद भी लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी, ये दोनों कंडीशंस होती हैं। देखो लिमिट पॉइंट सेट का हो भी सकता है और नहीं भी, मैंने क्या कहा? लिमिट पॉइंट सेट का हो भी सकता है और नहीं भी। और लिमिट पॉइंट निकालने के लिए सेट में अगर अनंत एलिमेंट होने चाहिए, अगर किसी सेट में अनंत एलिमेंट है तो लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी, और लिमिट पॉइंट सेट का हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बात अलग अलग है, दोनों बात अलग अलग है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो देखो जैसे कि एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक क्लासरूम है, कोई फंक्शन चल रहा है, फंक्शन चल रहा है और इसमें पहले से अनंत स्टूडेंट भरे हुए हैं, है ना। अब कोई बाह्य स्टूडेंट आता है, बाहर का स्टूडेंट या कोई व्यक्ति आता है जो इस फंक्शन को देखना चाहता है, तो वो गेट पे खड़ा हो गया जस्ट यहाँ कर। अब गेट पे खड़ा हो गया, अब गेट पे खड़ा हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें पहले इनफाइनाइट स्टूडेंट है, अंदर तो जा ही नहीं सकता, बिल्कुल गेट पे जस्ट सट के खड़ा हो चुका है। अब मैं इसका छोटा सा प्रतिवेश बना लूँ, चलो बाहर तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन अनंत भीतर भी कितने एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे? फिर इसके अनंत आ जाएंगे। तो ये पॉइंट भी इसका कैसा पॉइंट हो गया? लिमिट पॉइंट हो गया, जबकि ये पॉइंट इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो लिमिट पॉइंट सेट का हो भी सकता है और नहीं भी। अगर लिमिट पॉइंट सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी, तो यदि लिमिट पॉइंट सेट के एलिमेंट हों, यदि मैं किसी सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट निकालूं और वो सेट में विद्यमान हो, यदि किसी सेट के समस्त लिमिट पॉइंट किस में विद्यमान हो? सेट में। मैंने कहा है कि लिमिट पॉइंट सेट में विद्यमान हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि समस्त लिमिट पॉइंट किस में विद्यमान हो? सेट में ही विद्यमान हो जाए, तो वह वाला सेट कहलाता है समर्थ समुच्चय। कैसा समुच्चय कहलाता है? समर्थ समुच्चय। यानी कि इसको बोलते हो आप कौन सा सेट? क्लोज सेट, समर्थ समुच्चय या फिर क्लोज सेट। क्लोज इंटरवल अलग होता है और क्लोज सेट अलग होता है। क्लोज सेट की परिभाषा यही होती है कि उस सेट के लिमिट पॉइंट निकालो। उस सेट के क्या निकालोगे? लिमिट पॉइंट। और वो सभी की सभी आपके किस में चले जाने चाहिए? सेट में ही चले जाने चाहिए। अगर उनमें से एक भी एलिमेंट सेट में नहीं जाता है तो वह उसका लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे किसकी? सीमा बिंदु की, फिर समरथ समुच्चय की लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है भाई। हाँ जी, सीमा बिंदु। कौन सा बिंदु? सीमा बिंदु। परिभाषा लिखें। हाँ भाई देखो, पहले तो मैं प्रतिवेश की बात कर लेता हूं। हम पढ़ के आ रहे हैं बताओ? वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस। तो जो भी अध्ययन होगा वो रियल लाइन पर होगा। किस पर होगा? रियल लाइन पर। जैसे कि एक रस्सी है,
रस्सी को रियल लाइन मान सकते हो। अब तो आप समतल पे खड़े हो, जब तो आप प्रतिवेश वृत्त बनाया था आपने, 3D में खड़े हो तो गोला बनाया था अपना प्रतिवेश या घन बनाया था। लेकिन आप रस्सी पे हो तो इधर जाओगे तो ज़मीन पे जाओगे, पीछे जाओगे तो ज़मीन पे जाओगे। तो या तो आप लेफ्ट में चल सकते हो या फिर आप राइट में चल सकते हो, लेफ्ट या राइट। तो आपका जो प्रतिवेश बनेगा या तो लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड बनेगा, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं बनेगा। अब इसमें जैसे कि अल्फा कोई भी संख्या है, अल्फा क्या है, कोई भी संख्या है। रियल लाइन पर अल्फा कोई भी संख्या है और मुझे अल्फा का प्रतिवेश बनाना है, यानी कि नाइब रूट बनाना है। तो अल्फा का प्रतिवेश बनाना है तो अल्फा में मैं एक छोटी सी संख्या जोड़ दूं, क्या जोड़ दिया, एप्सिलॉन, और एक छोटी सी संख्या मैं इसमें से घटा दूं तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन। अब ये विब्रत अंतराल हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें बताओ कितनी वास्तविक संख्याएं आएंगी, अनंत आएंगी। अनंत रेशनल और अनंत इरेशनल, तो इसमें आती हैं अनंत वास्तविक संख्याएं, अनंत रेशनल और अनंत इरेशनल। अब मुझे बताइए नाइब रूट आपने किसका बनाया ये अल्फा का नाइब रूट बनाया है ना, ये अल्फा का नाइब रूट बनाया है। तो इसे कहते हैं एप्सिलॉन, एन वो नाइब रूट, वो भी किसका, एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन नाइब रूट ऑफ अल्फा, यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, अल्फा। एप्सिलॉन नाइब रूट ऑफ अल्फा। अब ये कहाँ से कहाँ तक आया है बोलो, ये आया है हमारे पास क्या, विब्रत अंतराल, कहाँ से कहाँ तक, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से लगाकर अल्फा प्लस एप्सिलॉन तक, कि समस्त रियल नंबर आइए अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन तक। या फिर हम इसे क्या लिख देंगे बोलो, x बिलोंग्स टू r, वो रियल नंबर है, कौन सी संख्याएं, वो वास्तविक संख्याएं। x बिलोंग्स टू r, वो वास्तविक संख्याएं जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ी हैं और अल्फा प्लस एप्सिलॉन से कैसी हैं, छोटी हैं। यानी कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो कैसी हैं बोलो, बड़ी हैं, और अल्फा प्लस एप्सिलॉन से कैसी हैं बोलो, छोटी हैं। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास क्या, नाइब रूट। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, वो रियल नंबर है, इसको मोड के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि x माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे जब तो ये बन जाएगा x लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन x बन जाता है। तो इसे कहते हो आप क्या, एप्सिलॉन नाइब रूट। इसे कौन सा नाइब रूट कहोगे बोलो, एप्सिलॉन नाइब रूट। हमें तो ये याद रखना अभी एट ए प्रेजेंट, जब मैं आंतरिक बिंदु का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब मैं नाइब रूट को अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, है ना। तो अब लिमिट पॉइंट लिख लिया तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसे कहते हो एप्सिलॉन नाइब रूट, और लिखना चाहो तो पहले नाइब रूट को लिखा दो, लिख लो, कौन सी दिक्कत है, हेडिंग डली रहने दो, सीमा बिंदु की परिभाषा बाद में लिख देंगे, ठीक है। पर दिक्कत आएगी आपको, है ना, सीख ही लो इसको, फिर बाद में भी सिखाना, पहले भी सिखाना है। अब जल्दी सीख जाओगे तो जल्दी काम आ जाएगा। लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहले लिख लो नाइब रूट प्रतिवेशी, प्रतिवेशी के बाद सीमा बिंदु की परिभाषा है, क्योंकि प्रतिवेश बनाने नहीं जान पाओगे तो सीमा बिंदु कैसे निकालोगे। मैंने पहले ही बता दिया, प्रतिवेश निकालेंगे फिर निष्कासित प्रतिवेश निकालेंगे। प्रतिवेशी, प्रतिवेश या नाइब रूट, शॉर्ट में बोलते हो एनवीडी, नाइब रूट। अल्फा बिलोंग्स टू आर का एप्सिलॉन प्रतिवेश, हाँ भाई अजी, अल्फा बिलोंग्स टू आर का एप्सिलॉन प्रतिवेश निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। पहले नाइब रूट की परिभाषा लिख रहे हैं, देखो ऐसे परिभाषित कर दो, एप्सिलॉन, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नाइब रूट ऑफ अल्फा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन विब्रत अंतराल हो गया, यानी कि वो रियल नंबर आ रही हैं जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ी हैं और अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटी हैं, ठीक है। अब इसको मोड फॉर्म में लिख सकते हो, मोड की फॉर्म में, कि x माइनस अल्फा जो है वो किससे छोटा आ रहा है, एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, यानी कि मोड लगाकर एक बार प्लस का चिन्ह ले लेना और एक बार माइनस का चिन्ह ले लेना। लिख लो इसको,
ये 2 पॉइंट का एप्सिलॉन प्रतिवेश निकाला है। पॉइंट है ना, अल्फा बिलोंग्स टू आर का एप्सिलॉन प्रतिवेश निकाला है। ये तो किसी पॉइंट का नाइबरहुड की बात हुई। अब सेट की बात करेंगे। सेट अपने किसी पॉइंट का नाइबरहुड होगा कि नहीं होगा। ये तो मैंने एप्सिलॉन नाइबरहुड की परिभाषा दी है। हाँ भाई, एप्सिलॉन नाइबरहुड निकालो ना, उस अल्फा में एप्सिलॉन जोड़ देना और एप्सिलॉन घटा देना, वो एप्सिलॉन नाइबरहुड आ जाएगा। बताओ इसमें कितनी संख्याएं बताना भाई। 2 वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परमेय और अनंत अपरमेय होती है, तो इसमें अनंत संख्याएं होंगी। नाइबरहुड के लिए अनंत संख्या होना जरूरी है, ठीक है। ये लिख लिया ना सभी ने। ये मैंने पॉइंट का एप्सिलॉन नाइबरहुड लिखा है। किसका लिखा है? पॉइंट का। वो भी कौन सा? एप्सिलॉन नाइबरहुड। अब हम लिखेंगे सेट की। अब हम चर्चा करेंगे सेट की। क्या कोई सेट, जैसे कि ये सेट है, क्लासरूम का सेट है, और मैं कहूं क्या ये वाला पूरा सेट मेरा नाइबरहुड है क्या? मैं ये चर्चा करूंगा। क्या ये पूरा सेट, बट ये तो फाइनाइट सेट है, हम रियल लाइन की बात कर रहे हैं। क्या ये पूरा सेट मेरा नाइबरहुड है क्या? मेरा पूरा नाइबरहुड है क्या? अब मैं कहूँगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अपना एप्सिलॉन प्रतिवेश बनाया इतना, और ये एप्सिलॉन प्रतिवेश जो है, इस एप्सिलॉन प्रतिवेश में और भी जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो आपके सेट में नहीं जा रहे, जो आपके सेट में नहीं जा रहे। जबकि मैं कितना भी एप्सिलॉन छोटा बना लूँ, और मेरे जो प्रतिवेश में जितने भी एलिमेंट बनेंगे वो आपके सेट के एलिमेंट होने चाहिए, वो आपके सेट के एलिमेंट होने चाहिए। अभी तो मैं आपका पड़ोसी बनूंगा या प्रतिवेशी बनूंगा, और नहीं हो पाए तो मैं कैसे आपका प्रतिवेशी बन जाऊंगा। तो हम चर्चा करेंगे किसी सेट की, है ना। तो तथा यहाँ लिख लीजिए, सेट की बात कर रहे हैं हम। अजय, जैसी यदि ए सबसेट ऑफ आर है, ए किसका उपसमुच्चय है? आर का, तब ए, कौन सा सेट? ए अपने किसी बिंदु, अपने किसी बिंदु, किसी बिंदु अल्फा, अभी पहले तो अल्फा मैंने आर का लिया था कोई भी एलिमेंट, लेकिन मैं वो अल्फा आर का नहीं लेकर किसका ले रहा हूं? ए का। तो मैंने क्या कहा? ए सबसेट ऑफ आर है, तब ए अपने किसी बिंदु अल्फा का प्रतिवेश, क्या प्रतिवेश कहलाएगा या कहलाता है। यदि एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव संख्या है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व का, क्या बोलिए? अस्तित्व किस प्रकार हो? इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि, हाँ भाई, अब अल्फा तो आपका किस में जाएगा? अल्फा किस में जाता है बताओ? सभी को पता है किस में जाता है? अपने एप्सिलॉन प्रतिवेश में। अल्फा किस में बिलोंग कर गया? अपने एप्सिलॉन प्रतिवेश में। और इसका एप्सिलॉन प्रतिवेश किसका सबसेट होना चाहिए? हमें क्या करना होगा भाई? सेट ए है, सेट ए अपने किसी बिंदु का नाइबरहुड कहलाएगा। कब? हम उस सेट के उस बिंदु का क्या बनाएंगे? प्रतिवेश। प्रतिवेश भी कौन सा? एप्सिलॉन प्रतिवेश। और एप्सिलॉन का मान ऐसा लेना होगा, कैसा? ऐसा लेना होगा
कि ये पूरा इंटरवल किस में चला जाए, ए में चला जाए। अगर ये पूरा इंटरवल ए में नहीं जा पाता है तो उस केस में कैपिटल ए स्मॉल अल्फा का नाइबरूड नहीं होगा। इसे कहते हैं कैपिटल ए स्मॉल अल्फा का क्या कहलाता है, नाइबरूड। और स्मॉल अल्फा कैपिटल ए का कैसा बिंदु कहलाता है, आंतरिक बिंदु। कैसा बिंदु कहलाता है, आंतरिक बिंदु, यानी इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। का अस्तित्व अगर इस प्रकार हो कि अल्फा इसमें चला जाए और किसका सबसेट हो जाए, ए का, तब ए अपने किसी बिंदु अल्फा का प्रतिवेश कहलाएगा। ठीक है, तथा अल्फा कैपिटल ए का कैसा बिंदु कहलाता है, आंतरिक बिंदु कहलाता है। इंटीरियर पॉइंट की परिभाषा भी यही हो गई है ना, दो बार नहीं लिखेंगे फिर उसको। भाई आंतरिक बिंदु की परिभाषा कहे ना, तो कोई सेट का आंतरिक बिंदु है तो वो सेट उस पॉइंट का नाइबरूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाइबरूड। इंटीरियर पॉइंट यानी अंदर वाला बिंदु। आंतरिक बिंदु है यानी इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर की परिभाषा भी यही हो गई और इंटीरियर से विवृत समुच्चय की परिभाषा भी यही हो जाएगी। अभी तो यही चलेगा फिर। अब आज आपका इंटीरियर और ये सीमा बिंदु वाला कॉन्सेप्ट आएगा कल। फिर अभी आधे घंटे अब यही चलेगा। कुछ समझ आया, हंस रहे हो? बीएससी पढ़ा था तब कुछ समझ आया था क्या? अब समझ आ जाएगा, आ जाएगा, घबराइए मत। देखो भाई, अब सेट को नाइबरूड कह रहे हैं अपने किसी बिंदु का, तो बीच में एक एप्सिलॉन प्रतिवेश बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एप्सिलॉन। एक ऐसा एप्सिलॉन प्रतिवेश बनाओ कि वो पॉइंट तो उसमें जा रहा हो और वह किसका सबसेट हो, ए का। अगर नहीं हो पाता है तो कैपिटल ए अल्फा का नाइबरूड नहीं है, या अल्फा कैपिटल ए का आंतरिक बिंदु नहीं है। या अल्फा को तो कहते हैं ए का आंतरिक बिंदु और कैपिटल ए को कहते हैं अल्फा का प्रतिवेश। यदि बीच में क्या है, एप्सिलॉन प्रतिवेश, बीच में एक आपको एप्सिलॉन प्रतिवेश बनाना ही पड़ेगा। ऐसा बनाओ कि जो किसका सबसेट आ जाए, ए का सबसेट आ जाए। तो फिर कैपिटल ए अल्फा का क्या कहलाएगा, बोलो? प्रतिवेश कहलाएगा। अल्फा का क्या कहलाएगा? प्रतिवेश कहलाएगा। और अल्फा कैपिटल ए का कैसा बिंदु कहलाएगा? आंतरिक बिंदु कहलाएगा। अब भाई कुछ ध्यान आ रहा है क्या? ये कैसा अंतराल है? विवृत। और विवृत अंतराल में हमेशा कितने बिंदु होते हैं? अनंत होते हैं। अगर ए में मैं फाइनाइट एलिमेंट ले लूं तो बताओ, अनंत एलिमेंट फाइनाइट एलिमेंट में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो फाइनाइट एलिमेंट का कोई भी सेट अपने किसी भी बिंदु का नाइबरूड नहीं होता। फाइनाइट एलिमेंट का कोई भी सेट अपने किसी भी बिंदु का नाइबरूड नहीं होता। या फिर फाइनाइट सेट अगर हम कोई ले रहे हैं तो उसका कोई भी बिंदु उस सेट का आंतरिक बिंदु नहीं होता। जब कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं होता तो वह समुच्चय कभी भी विवृत नहीं होता। विवृत समुच्चय की परिभाषा ये होती है कि उस सेट का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होना चाहिए। एवरी पॉइंट इज ए इंटीरियर पॉइंट। इन दिस केस द सेट इज कॉल्ड ओपन सेट। ओपन सेट की परिभाषा यही होती है कि उस सेट का प्रत्येक बिंदु कैसा बिंदु हो? आंतरिक बिंदु। उस सेट का प्रत्येक बिंदु कैसा हो? आंतरिक बिंदु हो। तो फिर वह सेट क्या कहलाता है? ओपन सेट कहलाता है। तो इसके बाद लिखेंगे विवृत समुच्चय। ओपन सेट यदि ए सबसेट ऑफ आर का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है,
प्रत्येक बिंदु कैसा बिंदु है? आंतरिक बिंदु है। एवरी पॉइंट इज ए इंटीरियर पॉइंट। तब ए विवृत समुच्चय कहलाता है। तथा आंतरिक बिंदुओं के समुच्चय को ए नॉट से डिनोट करते हैं। समुच्चय को तथा आंतरिक बिंदुओं के समुच्चय को ए नॉट से व्यक्त करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट आती है नॉट। या ऐसे भी लिख देते हैं इंटीरियर ऑफ ए या ए नॉट, कुछ भी लिखा सकता है। बात नहीं करेंगे भाई, चर्चाएं नहीं करेंगे। अब नाइब रूट के साथ में इंटीरियर की परिभाषा वहीं की वहीं हो गई थी, तो इसके साथ में मैंने विवृत की भी दे दी। अब तीनों के क्वेश्चन एक साथ ही हो जाएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। फिर तीनों को अलग अलग पढ़ाना पड़ता, अब तीनों एक साथ हो जाएंगे। फिर बचेगा लिमिट पॉइंट, फिर बाल्जानोवा स्ट्रेसफील्ड में वो कल हो जाएगी। और फिर उसके बाद अनुक्रम और फिर श्रेणियाँ। समय तो लगेगा अभी, 5-6 दिन की क्लासेस तो रहेंगी कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती हैं। आज ये लिख लिया ना? लिख लिया ना सभी ने? हाँ भाई सुनो, दो चीज़ सीखो पहले तो। जब भी कोई नई चीज़ पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद पहले उस डेफिनेशन को रिवाइज किया करो, बात करने के बाद उसे भूल जाते हो आप। फिर जो एनर्जी के साथ मैंने पढ़ाया वही एनर्जी फिर मुझे दोबारा लगानी पड़ेगी आपको। आप कुछ करना ही नहीं चाहते, सब कछु करे तो मास्टर करे, और जब कछु ही ना आ पावे तो सरकार करे। और सरकार कब करेगी? जब घर वाले करेंगे, कहा देंगे रुपया। यही तो है। तो कछु तमो कर ली हो भाई, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। आज उदाहरण ए 1 2 3 4 5 ए। तब ए नॉट ज्ञात करो तथा क्या ए विवृत है? क्या ए विवृत समुच्चय है? क्या ए अपने प्रत्येक बिंदु का नायब रूट है? बिंदु का नायब रूट है, शॉर्ट में लिख दूंगा नायब रूट है ना, एनवीडी से डिनोट करते हैं। प्रत्येक बिंदु का नायब रूट है। या फिर पूछ सकता है क्या ए का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है, यानी सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट निकलवाया है। यदि सेट ए का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो जाए तो सेट कैसा हो जाएगा? विवृत हो जाएगा।
यदि कैपिटल ए अपने प्रत्येक बिंदु का नाइबरूड हो जाए, कैपिटल ए अपने प्रत्येक बिंदु का क्या हो जाए, नाइबरूड हो जाए, तो उसका प्रत्येक बिंदु कैसा पॉइंट हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। और प्रत्येक बिंदु इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा तो कैसा समुच्चय हो जाएगा, विवृत समुच्चय। अब मैं बात कर रहा हूँ विवृत होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा, सेट है, सेट में टोटल कितने एलिमेंट हैं बताओ, 5 हैं। 1 2 3 4 और 5, ये पूरी रियल लाइन है। अब रियल लाइन तो इधर की साइड जाएगी इन्फिनिटी की ओर और इधर की साइड जाएगी माइनस इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, पहले तो नाइबरूड चेक कर लो, चाहे इंटीरियर पॉइंट चेक कर लो, है ना, कुछ भी बात कर लो। नाइबरूड निकालते हो तो वही इंटीरियर आता है, इंटीरियर यानी कि अंदर वाला पॉइंट, और सेट नाइबरूड होगा अपने अंदर वाले पॉइंट का जो सेट में एलिमेंट है। अब सेट में कितने एलिमेंट है, 5। अब कोई भी एक स्विच एलिमेंट लो, कोई भी लो, 3। तो सपोज दैट, है ना, माना 3 ले लिया, माना एक स्विच पॉइंट ले लिया 3, वो भी किसका लिया, ए का। तब अब मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन बना के दिखाओ कि 3 तो उस एप्सिलॉन नाइबरूड में चला जाए, लेकिन वो एप्सिलॉन नाइबरूड ए का सबसेट ना हो, छोटे से छोटा, या ए का सबसेट हो, इतना छोटा लो कि वह ए का सबसेट हो जाए। तो एप्सिलॉन का मान में जैसे 0.5 ले लूँ, जैसे एप्सिलॉन बराबर मैंने ले लिया 3 लिया है ना आपने, तो क्या हो जाएगा 3 + 0.5, और ये हो जाएगा 3 - 0.5। ये किसका मान है बोलो, एप्सिलॉन का, और ये किसका मान है, एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन नाइबरूड क्या लिया आपने, 0.5। तब यदि एप्सिलॉन बराबर में 0.5 ले लूं, तो देयरफॉर, हाँ भाई, अब 3 किस में जा रहा है मुझे बताइए, 3 बिलोंग कर रहा है, ये कितना आएगा, 3 - 0.5, 3 - 0.5, और ये आ जाएगा 3 + 0.5, यानी कितना हो गया ये बोलो, ये हो गया आपके पास कितना, 2.5, और ये 3.5। अब मुझे बताओ इनके बीच में अनंत परमेय और अनंत अपरमेय। अब मुझे बताओ क्या ए का सबसेट है क्या, ए में कितने एलिमेंट है टोटल, ए में कितने एलिमेंट है, 5, और इसमें कितने एलिमेंट है, अनंत। क्या अनंत एलिमेंट 5 एलिमेंटों में जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, तो ए का सबसेट नहीं है। और ए का सबसेट नहीं है तो दिस इंप्लाइज कैपिटल ए 3 का नाइबरूड नहीं है, कैपिटल ए 3 का नाइबरूड एनबीडी नहीं है, या 3 ए का आंतरिक बिंदु नहीं है। ए का कैसा बिंदु नहीं है बोलो, आंतरिक बिंदु नहीं है, या तो नाइबरूड नहीं है या आंतरिक बिंदु नहीं है। अब आंतरिक बिंदु 3 नहीं है, अब 3 तो आपने कोई भी स्वेच्छ एलिमेंट लिया था, आवाज नहीं करेंगे पे, 3 आपने कोई भी स्वेच्छ पॉइंट लिया था, 3 आंतरिक बिंदु नहीं है, तो ऐसे ही 2 होगा क्या, कोई भी 2 का प्रतिवेश बनाएंगे तो उसमें अनंत एलिमेंट आएंगे, और सेट में कितने एलिमेंट है, 5, तो अनंत एलिमेंट 5 एलिमेंटों में जा सकते हैं क्या, नहीं। एक का प्रतिवेश बनाऊं तो उसके प्रतिवेश में आएंगे अनंत एलिमेंट, वो 5 में नहीं जाएंगे। इसका बनाओ तो इसका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है, या फिर ये वाला सेट अपने किसी भी बिंदु का नाइबरूड नहीं है। तो यहां से आप कहोगे, तो दिस इंप्लाइज ए का कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है, कोई भी बिंदु कैसा बिंदु नहीं है बोलो, आंतरिक बिंदु नहीं है, कोई भी पॉइंट आंतरिक बिंदु नहीं है। तो दिस इंप्लाइज, अजी जब इसका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है, लेकिन विवृत समुच्चय की परिभाषा कहती है कि यदि प्रत्येक बिंदु कैसा बिंदु हो, आंतरिक बिंदु हो, तो समुच्चय कैसा होता है, विवृत। तो दिस इंप्लाइज ए विवृत समुच्चय नहीं है। तो यहां, हाँ भाई, यहां पर बताओ ए नोट कितना आया है, आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय कितना आया है, 5 आया है, जबकि वो ए में जाना चाहिए था।
प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होना चाहिए, तो लिख लीजिए इसको, फिर नोट डाल के लिख लेना। यदि कोई भी सेट फाइनाइट सेट हो तो वह अपने किसी भी बिंदु का नायब रूट नहीं होता, या उसका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं होता, तो लिख लीजिए। देखो सेट होता है नायब रूट, और किसका होता है? अपने बिंदु का। तो उस बिंदु का प्रतिवेश बनाओ छोटे से छोटा, और वो प्रतिवेश सेट में ही जाना चाहिए। अगर सेट में नहीं गया ना तो वह नायब रूट नहीं है, और वो पॉइंट उस नायब रूट का आंतरिक बिंदु भी नहीं है। और जब आंतरिक बिंदु नहीं है तो उस केस में विवृत समुच्चय नहीं है। विवृत की परिभाषा ये रहेगी, प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होना चाहिए, नहीं होगा तो समस्या होगी। कोई भी हो सकता है, कोई भी ले लो। कोई भी फाइनाइट सेट दे दे एग्जामिनर, तो आप कह दोगे फाइनाइट सेट जो है वो अपने किसी बिंदु का नायब रूट नहीं है, और फाइनाइट सेट का कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु भी नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फाइनाइट सेट के किसी भी बिंदु का अगर मैं प्रतिवेश बनाता हूं तो उसमें आते हैं अनंत एलिमेंट, अनंत परमेय और अनंत अपरमेय। जबकि सेट में कितने एलिमेंट है? फाइनाइट। तो अनंत एलिमेंट फाइनाइट में कैसे चले जाएंगे? जा ही नहीं सकते, तो इसका सबसेट आएगा नहीं। तो इसमें एलिमेंट आते हैं कितने? अनंत परमेय और अनंत अनंत परमेय और अनंत अपरमेय आती हैं। इस कारण ये नहीं रहता। तो नोट डालकर यहाँ लिख सकते हो आप, एक समझदारी वाला नोट, क्योंकि एग्जाम्पल के बाद ही नोट बनाया जाता है हमेशा। या फिर नोट लिखो फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखो। फिर एक एग्जाम्पल अगला कराऊंगा, अनंत समुच्चय, अनंत एलिमेंट लूंगा उसमें, वह भी अपने किसी बिंदु का आंतरिक बिंदु नहीं होगा। फिर एक और लूंगा जिसमें अनंत एलिमेंट लेंगे, तो वह हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आंतरिक बिंदु या नायब रूट होने के लिए सेट को उसमें अनंत एलिमेंट होना जरूरी है, जरूरी है। लेकिन अनंत एलिमेंट हो इसके बावजूद भी यह कोई आवश्यक नहीं कि वह अपने प्रत्येक बिंदु का नायब रूट हो या आंतरिक बिंदु हो, तो वह भी कोई जरूरी नहीं होता। इसके दो एग्जाम्पल देंगे, तो पहले तो इसको लिख लो और इसमें एक नोट डाल लो। इसको लिख लीजिए, फिर इसमें आप क्या डाल लेंगे? एक नोट। ये सेट में तो 5 ही एलिमेंट है, और यहाँ में परमेय और अपरमेय आ गए। सबके लिए आप रियल लाइन का यूज कर लेना है ना, उससे पता चल जाता है। हाँ जी, हाँ तो यही तो कह रहा हूं मैं, सेट में अगर अनंत एलिमेंट हैं तो भी कोई जरूरी नहीं है कि वह अपने प्रत्येक बिंदु का आंतरिक बिंदु है, या वह नायब रूट है अपने प्रत्येक बिंदु का। बट नायब रूट और अनंत इंटीरियर पॉइंट होने के लिए सेट में अनंत एलिमेंट होना जरूरी होता है, लेकिन अनंत एलिमेंट होने के बावजूद भी हो ये कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, बता रहा हूँ। पहले तो इसका ही नोट लिखो, पहले तो इसका ही नोट लिखो। नोट डालिए भाई। क्या? हाँ दोनों एक साथ सही होंगे, दोनों एक साथ। आंतरिक बिंदु वाला और नायब रूट, अगर वो नायब रूट है तो वह आंतरिक बिंदु है, अगर वह आंतरिक बिंदु है तो वह नायब रूट है। बात। आज नोट लिखो, नोट लिखिए नोट। यदि किसी समुच्चय ए, यदि किसी समुच्चय, इस रिजल्ट का यूज कर लेना सीधे ही है ना, समुच्चय ए सबसेट ऑफ आर में परिमित बिंदु हैं, फाइनाइट एलिमेंट है, तब ए अपने किसी भी बिंदु का आंतरिक बिंदु नहीं होगा। तब ए अपने किसी भी बिंदु का आंतरिक बिंदु नहीं है।
तब ए अपने किसी भी बिंदु का आंतरिक बिंदु नहीं है, ना ही, हाँ सबसेट है, ना ही ए अपने किसी बिंदु का प्रतिवेश है। आंतरिक बिंदु नहीं है तो प्रतिवेश भी नहीं है। एक ही चीज लिख लिया करो, या तो नाइबरूड नहीं हो या आंतरिक बिंदु नहीं है, प्रतिवेश नहीं है, और ना ही प्रतिवेश होगा। और ना ही जब इसका कोई बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है तो ना ही ए विवृत समुच्चय है। विवृत की शर्त ये होगी कि एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट, इन दिस केस दैट सेट इज ओपन सेट। अगर कोई भी फाइनाइट सेट दे रखा है रियल नंबर का, तो उस केस में उसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, वह सेट अपने किसी भी पॉइंट का नाइबरूड नहीं होगा, और ना ही वह सेट विवृत सेट होगा, यानी कि विवृत समुच्चय होगा, यानी कि ओपन सेट होगा। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए, इसमें भी कोई भी लिख लो। हाँ भाई, पहला उदाहरण जैसे कि ए में केवल एक ही एलिमेंट ले लो, एक, कैसा सेट है, फाइनाइट। दूसरा एग्जांपल ले लो, ए, इसमें ले लीजिए 10 तक एलिमेंट, 1 2 3 डॉट 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 10। तीसरा सेट ले लीजिए ए, इसमें ले लेता हूं मैं जैसे कि 1/2 डॉट 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 1/10 तक। बताओ इसमें भी कितने एलिमेंट है टोटल, 10 ही तो हैं। 1/2, 1/3, 1/4, ये सब कैसे सेट हैं, फाइनाइट सेट हैं। और फाइनाइट सेट है तो इनमें से कोई भी विवृत नहीं है, इनमें से कोई भी विवृत समुच्चय नहीं है। पहली चीज, इनका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है, और ये सेट अपने किसी भी बिंदु के प्रतिवेशी भी नहीं है। ठीक है, तीनों जगह क्या शब्द आएगा, नहीं, नहीं और नहीं। ठीक है, इंटीरियर भी नहीं, नाइबरहुड भी नहीं, और ओपन सेट भी नहीं। ठीक है, ये ले लेता मैं, एक और एग्जांपल लिख लूँ, जैसे कि कैसे बना के दे सकता है एग्जामिनर तो क्वेश्चन। 0.1, 0.2, 0.3 और 0.5, कितने एलिमेंट है बताना इसमें, 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट है तो कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कुछ भी बना के दे दे, नाइबरहुड नहीं है, इंटीरियर नहीं है, और ओपन सेट नहीं है। ओपन अंतराल अलग होगा, ओपन इंटरवल अलग होता है, और ओपन सेट अलग होता है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अगला उदाहरण लिखो। अगला उदाहरण ये लिख लिया ना सभी ने। नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। बताओ कितनी संख्या होती है अब इसमें, अनंत है ना, अनंत का कॉन्सेप्ट भी पकड़ लिया अब हमने। अपने किसी भी बिंदु का नाइबरहुड नहीं है, अब जब किसी भी बिंदु का नाइबरहुड नहीं होता तो इंटीरियर पॉइंट भी नहीं है, फिर वो विवृत भी नहीं है। अपने किसी भी बिंदु का नाइबरहुड नहीं है, नाइबरहुड नहीं है, तथा एन विवृत समुच्चय भी नहीं है।
यानी कि कहने का मीन क्या हुआ, कोई भी सेट ले रहा हूँ चाहे अनंत एलिमेंट है, उसमें एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई भी सेट ले रहा हो उसमें अनंत एलिमेंट, अगर बीच में गैप आ रहा है ना, गैप एक से और दो के बीच में अनंत पर में और अनंत अपर में छूट जाती हैं, अगर बीच में अगर गैप आ जाए ना तो वो कभी भी विवृत समुच्चय नहीं होगा। हमेशा एक चीज ध्यान रख लेना, अगर बीच में क्या आ जाए, गैप, अगर बीच में गैप आ गया ना तो वो कभी भी विवृत समुच्चय नहीं होगा। जैसे पूर्णांकों का समुच्चय -1 -2 -3 0 1 2 3, तो बीच में क्या आएंगे, गैप आ रहे हैं, तो ये कभी नहीं है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 1 2 3 4, ये भी विवृत समुच्चय नहीं है, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ये नायपूर्ण नहीं है, गैप आ जाएगा। अब गैप क्यों, गैप के कारण क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट का अगर प्रतिवेश बनाऊं तो विवृत अंतराल बनता है, ओपन सेट, ओपन इंटरवल, उसमें अनंत पर में और अनंत अपर में आती हैं। चलो ठीक है, पर में आ भी जाएंगी तो अपर में कहाँ है, इनमें अपर में है क्या, तो वह इस सेट में विद्यमान होंगे क्या, नहीं होंगे, तो वह सेट में विद्यमान नहीं होंगे तो नेचुरल नंबर का सेट उसका नायरूढ़ नहीं बनेगा। अब देखो कोई भी एग्जांपल लो, इसका कोई भी पॉइंट लो, बोलो कौन सा लेंगे, एक लेंगे, ठीक है एक ले लिया, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो एक से स्टार्ट थी नेचुरल नंबर, 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, इस प्रकार ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा था, इधर की साइड रियल लाइन जा रही थी माइनस इन्फिनिटी की ओर। अब एक का नायरूट बनाओ, कोई भी बनाओ, तो जैसे कि एक में मैंने 0.5 जोड़ दिया, ये हो गया 1.5, और ये हो गया 0.5, 0.5 घटा दिया। अब तब हाँ जी, एप्सिलॉन का मान आपने कितना लिया, 0.5, तो दिस इम्प्लाइज हाँ जी 1 किस में बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 माइनस 0.5 घटा दिया और 1 में 0.5 आपने जोड़ दिया, यानी कि अब एक आपका किस में बिलोंग कर गया, 0.5 1.5, 0.5 से बड़ा और 1.5 से छोटा समस्त वास्तविक संख्याएं आ गई, जिसमें पर में भी हैं और अपर में भी हैं। अब मुझे बताओ क्या ये नेचुरल नंबर का सबसेट है क्या, अब इसमें केवल पूर्णांक की आ रही हैं, वो भी धनात्मक पूर्णांक आ रही हैं, जबकि इसमें कौन सी संख्याएं भी आएंगी, अपर में भी आएंगी, अनंत पर में और अनंत अपर में, अपर में प्लस पर में आएंगी। जब पर में और अपर में आएंगी तो बताओ क्या नेचुरल नंबर का सबसेट होगा क्या, भाई इसमें अनंत पर में और अनंत अपर में, यानी कि ये नायब रूट बनेगा किस केस में, जब इसमें अनंत पर में और अनंत अपर में दोनों आए तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, अपर में प्लस पर में। तो दिस इम्प्लाइज कैपिटल N1 का NVD नहीं है, नायब रूट नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज 1 N का आंतरिक बिंदु नहीं है, अगर एक भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं रहे तो विव्रत भी नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज N विव्रत समुच्चय नहीं है। N जो है विव्रत समुच्चय नहीं है। अब नोट डाल के लिख लेना, यदि किसी सेट में अनंत एलिमेंट हो तो कोई जरूरी नहीं है कि समुच्चय विव्रत हो, सही बात है, क्यों नहीं होता, हाँ नहीं होगा, अनकाउंटेबल होगा वो, उसमें भी रियल नंबर का सेट होगा। अब हाँ हाँ अनकाउंटेबल सेट, प्रत्येक अनकाउंटेबल भी हो कोई जरूरी नहीं, जैसे कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर, रेशनल तो काउंटेबल है, इरेशनल काउंटेबल नहीं है। आर और एक ओपन इंटरवल, दो याद रखो, आर और ओपन इंटरवल, और एक फाई, 3 विव्रत होंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी विव्रत नहीं आएगा, या फिर ओपन इंटरवल का यूनियन लोगे तो वो विव्रत आ जाएगा, और फाइनाइट इंटरसेक्शन लोगे तो वो विव्रत आ जाएगा, और कुछ नहीं आता। ये तो रिजल्ट से ही करा देता मैं, तो बस आंसर लगाना था आपको, टिक करना था, फिर भी परिभाषाएं करा दी हैं आपको, लिख लिया।
लिखिए भाई। अजय लिख लिया क्या? नोट लिखो। हाँ बन सकते हैं ना। वो मैं बता दूंगा ना आपको कंडीशंस। अजय नोट लिखो, नोट। यदि किसी समुच्चय में अनंत एलिमेंट हो, भाई परिमित का तो फेल हो गया। यदि किसी समुच्चय में कितने एलिमेंट हो? अनंत अवयव हो, तब ए विव्रत हो भी सकता है और नहीं भी। तब ए विव्रत हो भी सकता है और नहीं भी। विव्रत की बात आते ही इंटीरियर पॉइंट आ जाता है और इंटीरियर आते ही नाइबरहुड आ जाता है। हो भी सकता है और नहीं भी। क्या समझ में नहीं आया? उस सेट में कितने एलिमेंट थे? अनंत एलिमेंट थे ना। अनंत एलिमेंट थे तो वो विव्रत था क्या? विव्रत क्यों नहीं था? उसका पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं था, और या फिर वह एनबीडी नहीं था। ठीक है, उदाहरण के तौर पर नेचुरल नंबर का सेट तो मैंने कराई दिया था। नेचुरल नंबर का सेट तो कराई दिया था, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल था पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तीसरा था पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी भाई, ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं है जो कैलकुलेशन करनी है आपको। सब कैलकुलेशन माइंड में होती हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे विशेषकर। चौथा है सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसे किस फॉर्म में लिखा जाता है बोलो? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तथा पी और क्यू किस में बिलोंग करते हैं? जेड में। और पांचवा है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी वो परिमेय का है, ये किसका है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर। पांचों में से कोई भी किसी का भी आंतरिक बिंदु नहीं है, या कोई भी सेट अपनी किसी बिंदु का नाइबरहुड नहीं है। ये पांचों की पांचों विव्रत नहीं है। ये पांचों की पांचों कैसे नहीं है बोलो? विव्रत नहीं है। चलो ठीक है, उनकी तो मैंने चर्चाएं कर ली। ठीक है, उनको तो मैंने मान लिया। क्यू क्यों नहीं है बताओ? परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि क्यू का मैं कोई भी प्रतिवेश बनाऊंगा ना, तो उस प्रतिवेश में अपरिमेय भी आ जाएंगी, और फिर अपरिमेय संख्या परिमेय में जा सकती हैं क्या? नहीं जा सकती, तो इस कारण फेल। अब अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय लेंगे, और अपरिमेय का मैंने कोई भी प्रतिवेश बनाया तो उसमें परिमेय भी आ जाएंगे, और फिर परमेय अपरमेय में जा सकती हैं क्या? नहीं जा सकती, तो ये भी क्या हो जाएगा? फेल। तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो परमेय और अपरमेय को कौन रखता है अपने अंदर? या तो आर रखता है, या फिर ओपन इंटरवल स्वयं रखता है, या फिर ओपन इंटरवल स्वयं रखता है। तो यहां से हम बात करेंगे छठवां एग्जाम्पल, आर। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैसा है बोलो? विव्रत है, विव्रत समुच्चय है। और सातवां लिखेंगे प्रत्येक ओपन इंटरवल, इंटरवल लिखा है मैंने, है ना? प्रत्येक विव्रत अंतराल। कौन सा अंतराल बोलो? विव्रत अंतराल। प्रत्येक विव्रत अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल, एवरी ओपन इंटरवल
क्योंकि उसमें इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल आ जाएंगे। प्रत्येक विब्रत अंतराल यानी कि ए से बी, ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हो सकती हैं, प्रत्येक विब्रत अंतराल ए से बी विब्रत समुच्चय होता है। सही बात है, विब्रत समुच्चय होता है। परंतु कि मैंने कहा विब्रत अंतराल जो है वो विब्रत समुच्चय है। मैंने क्या कहा, विब्रत अंतराल जो है वो विब्रत समुच्चय है, परंतु विब्रत समुच्चय विब्रत अंतराल हो ये कोई जरूरी नहीं है। परंतु विब्रत समुच्चय यानी कि ओपन सेट विब्रत अंतराल हो जरूरी नहीं है। विब्रत अंतराल हो जरूरी नहीं है। देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, कोई भी एक्स वाई जेड, आपको माइंड में तीन चीजें फिक्स करनी है। कितनी चीजें? तीन। उसके अतिरिक्त आप कहीं भी विब्रत मत लगाना, आप लगा देना, कोई इंटीरियर नहीं है। देखो, एक तो आर, आर विब्रत है, आर का कंप्लीमेंट होता है फाई, ये भी विब्रत होता है, यानी इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इंटीरियर पॉइंट होगा ही नहीं, तो किस में जाएगा? किसी में जाएगा ही नहीं। एक आर होता है और एक फाई होता है, दो। और एक मैंने बताया भी आपको ओपन इंटरवल, ठीक है। तीन विब्रत समुच्चय होते हैं। फिर इसके बाद और कौन सा विब्रत समुच्चय हो सकता है? इसके बाद होंगे जिन जो ओपन इंटरवल का जहां जहां यूनियन मिल जाए आपको, यानी कि मैंने क्या कहा, विब्रत समुच्चयों का यूनियन, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। विब्रत समुच्चयों का कितना भी यूनियन मिल जाए, चाहे अनंत तक मिल जाए, तो वो भी कैसा होगा? विब्रत होगा। लेकिन इंटरसेक्शन मिलना चाहिए फाइनाइट। इंटरसेक्शन कैसा हो? फाइनाइट, यानी कि परिमित सर्वनिष्ठ। अगर इंटरसेक्शन फाइनाइट मिलता है तो वो कैसा हो जाएगा? विब्रत। लेकिन इंटरसेक्शन अनंत तक मिल गया ना, तो वो कभी भी विब्रत नहीं होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में देखने को मिला था, उनका इनफाइनाइट टाइम इंटरसेक्शन लिया था, और इनफाइनाइट टाइम इंटरसेक्शन लिया था तो डेफिनेटली फिर वो क्लोज नहीं बनता, और बच्चों ने ज़्यादातर क्लोज इंटरवल 0 to 1 आंसर लगा दिया था। एक साइड से विब्रत बन जाता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अजय, उदाहरण के तौर पर, हाँ जी, इसका उदाहरण लिख दूं 7वें रिजल्ट का, लिखूं या नहीं लिखूं? अब देखो, सेट ए लिया मैंने, ये 0 से 1 ओपन इंटरवल है या नहीं है? कैसा समुच्चय हो गया? विब्रत हो गया। और मुझे बताइए, यूनियन ले लिया मैंने 2 से 3, ये भी कैसा समुच्चय है? ये भी ओपन इंटरवल, और ये भी ओपन इंटरवल, ये भी विब्रत समुच्चय, ये भी विब्रत समुच्चय। और दो विब्रत समुच्चयों का अगर मैं यूनियन निकालूंगा तो वो भी कैसा होता है? विब्रत समुच्चय। ये कैसा समुच्चय बोलो? विब्रत समुच्चय है, परंतु विब्रत अंतराल नहीं है। सही बात है, गलत है? विब्रत अंतराल है या नहीं है? भैया, विब्रत अंतराल की शर्त यह है कि जहां पे चालू होगा और जहां पे खत्म होगा उसके बीच में कहीं से भी टूटना नहीं चाहिए, वो सीक्वेंसली चलेगा, प्रत्येक रेशनल और इरेशनल आनी चाहिए। अब देखो, ये रियल नंबर का सेट था, ये 0 से 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो नहीं टूटा, प्रत्येक एलिमेंट आ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक टूट गया, ये 2 से 3, ये सीधा आना चाहिए था 0 से 3, ये बीच के एलिमेंट कहाँ गए? ये गायब हो गए, तो ये फिर विब्रत अंतराल नहीं है। जब भी विब्रत अंतराल की परिभाषा की बात आएगी तो जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे खत्म होगा उसके बीच के समस्त एलिमेंट उसमें आने चाहिए, और जबकि ये एलिमेंट कहाँ चले गए? बाहर चले गए। और फिर मैंने बताया विब्रत समुच्चय की परिभाषा कि आर्बिटरी यूनियन, यूनियन कितनी भी बार ले लो विब्रत समुच्चयों का, वो हमेशा विब्रत होता है। तो इनका मैंने यूनियन निकाला तो ये विब्रत समुच्चय तो था, क्योंकि ये विब्रत समुच्चय है और ये भी कैसा है? विब्रत समुच्चय। ये ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल हमेशा विब्रत समुच्चय होता ही है, इनका यूनियन भी कैसा हो जाएगा? विब्रत समुच्चय। परंतु ये विब्रत अंतराल नहीं है। विब्रत अंतराल के लिए 0 से 3 के बीच में प्रत्येक रेशनल आनी चाहिए थी, जबकि ये नहीं है। तो ये हो जाता है आपके पास रिजल्ट नंबर कौन सा? 7। और रिजल्ट लिखा दूं इसी के? 2 और बचे, लिख लो, 2 और लिख लो। हाँ, तो 7 तो हो गए। ये नोट मान लेना, एग्जाम्पल मान लेना, कुछ भी मान लेना।
8 वाले को। अजय, परंतु विव्रत अंतराल नहीं है। विव्रत है, हाँ भाई ये ओपन अंतराल है, ये तो ओपन सेट होगा ही। ये ओपन अंतराल, ये भी ओपन सेट, इनका यूनियन भी ओपन सेट है। ओपन सेट कोई भी पॉइंट निकाल, इसका इंटीरियर पॉइंट है, इसका भी कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। आज ये 8वां लिखो, विव्रत विव्रत समुच्चयों का, विव्रत समुच्चयों का, अजी विव्रत समुच्चयों का स्वेच्छ, स्वेच्छ का मतलब होता आर्बिटरी, आर्बिटरी यूनियन, स्वेच्छ संघ, संघ किसको बोलते हो, यूनियन को। आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, विव्रत समुच्चयों का स्वेच्छ संघ विव्रत समुच्चय होता है। विव्रत समुच्चय होता है। देखो ध्यान रखो, स्वेच्छ का है, स्वेच्छ अनंत तक जा सकता है, स्वेच्छ कहां तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है। लेकिन इंटरसेक्शन की बात करूं तो इंटरसेक्शन होगा परिमित, यानी कि फाइनाइट। विव्रत समुच्चयों का, विव्रत समुच्चयों का, यहां शब्द लगा दिया मैंने कैसा, अब स्वेच्छ नहीं ले सकते आप, कंडीशन लगा दी मैंने, कितना लेना पड़ेगा, परिमित, परिमित सर्वनिष्ठ, परिमित सर्वनिष्ठ यानी कि फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या होता है बोलो, विव्रत समुच्चय होता है। आर्बिटरी मतलब स्वेच्छ, अपनी मर्जी से कितना भी लो, 10 बार लो, 20 बार लो, 30 बार लो, 100 बार लो, 1000 बार लो, अनंत बार लो, वो भी विव्रत होगा। ठीक है, आर्बिटरी स्वेच्छ यानी कि इन्फिनिटी तक ले सकते हो, लेकिन इसको फाइनाइट बार ही लेना। ये फाइनाइट में तो होगा ही होगा, आर्बिटरी हो गया ना, आर्बिटरी में फाइनाइट भी आ जाएगा और इनफाइनाइट भी आ जाएगी। 10वां और लिख लो, लास्ट और आखिरी, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लिखा देता हूँ, तो सब श्योर हो जाएगा आपका, है ना। अब 10वां लिखो, आर और फाई तो हमेशा होते ही हैं, आर फाई कैसे समुच्चय होते हैं, हमेशा विव्रत समुच्चय होते हैं। अब सुनो, आपके माइंड में 3 चीजें फिक्स होनी चाहिए। एक तो आर फाई और ओपन इंटरवल। देखो भाई इधर देखो, कौन कौन से क्वेश्चन, फिर भूल जाओगे, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन गलत कर दोगे। आर फाई और विव्रत अंतराल, ये 3 तो तुम्हारे ओपन सेट है ही है, यानी विव्रत समुच्चय है। फिर जो भी हमारे पास ओपन सेट है उनका मैं यूनियन कितनी भी बार ले लूं वो भी ओपन होगा, फिर मैं उनका इंटरसेक्शन फाइनाइट बार ले लूं तो वो भी क्या होगा, ओपन होगा। अगर इन 5 केस पे कोई भी एग्जाम्पल मिलता है तो वहां आप कर देना टिक विव्रत समुच्चय पे, यानी कि प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, और इनके अतिरिक्त कहीं भी मिलता है तो फिर वह विव्रत समुच्चय नहीं होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल्स लिख देता हूं मैं 10 लगातार, उनको लिख ले जाइए, और कल मैं लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट कराऊंगा। हाँ जी, उदाहरण लिखो, ये लिख लिया, लिख लिया ना सभी ने, लिखो जल्दी लिखो। अब आप बताओगे कौन कौन से विव्रत हैं और कौन कौन से विव्रत नहीं है, है ना। इनमें से कौन कौन सा विव्रत समुच्चय और कौन कौन सा नहीं है। हाँ भाई ध्यान रखो, यूनियन तो होगा आर्बिटरी और इंटरसेक्शन होगा फाइनाइट। आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अगर इंटरसेक्शन को इन्फिनिटी बार ले गए ना, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास कि वो ओपन ही हो, वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, पर वो ओपन नहीं रहेगा। क्या,
हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक्स अक्ष भी आती है और वाई अक्ष भी आती है। अब हम रियल पढ़ रहे हैं, तो जो प्रतिवेश बनाया हमने रियल लाइन पे बनाया है, या तो लेफ्ट में चलेंगे या फिर राइट में चलेंगे। जब कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे तो फिर हम वृत्त भी बना सकते हैं, और फिर हम वर्ग भी बना सकते हैं, और फिर हम आयत भी बना सकते हैं अपना प्रतिवेश, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये दे नहीं रखे सिलेबस में, इंटीरियर और वो ये यहाँ पे दे रखे, तो यहाँ पढ़ लेते। देख ले मूल अंतर, ये विवृत अंतराल नहीं है, जबकि क्या है, विवृत समुच्चय है। भाई देखो, विवृत अंतराल तो ये कहता है कि ए से बी के बीच में समस्त परमेय और अपरमेय आ जानी चाहिए। विवृत अंतराल तो इतनी सी बात कहता है। और विवृत समुच्चय ये कहता है कि उस सेट का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होना चाहिए। अब चूंकि ये कैसा है, विवृत अंतराल है, और इसका प्रत्येक बिंदु कैसा है, आंतरिक बिंदु है, और इसका भी प्रत्येक बिंदु कैसा है, आंतरिक बिंदु। इसका प्रत्येक पॉइंट, एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट, एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। इन दिस केस इंटीरियर पॉइंट का जो सेट है खुद पूरा ही सेट बन गया, और पूरा खुद सेट बन गया, तो कैसा सेट है, ओपन सेट है, जबकि ओपन इंटरवल नहीं है। ओपन इंटरवल तो बस इतना सा कहता है कि जहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ खत्म होगा उसके बीच में समस्त परमेय और समस्त अपरमेय आ जानी चाहिए, जबकि इसके अंदर नहीं आ रहे। अब एग्जाम्पल लिखो और मुझे बताओ कौन कौन सा ओपन है और कौन कौन सा ओपन नहीं है। उदाहरण लिखो भाई, होगा ना, 0 और 1 नहीं होगा ना, 0 और 1 उसमें सम्मिलित ही नहीं है ना, और 0 और 1 होगा ही नहीं तो उसमें सम्मिलित नहीं है ना। आज उदाहरण लिखो, पहला उदाहरण बताओ विवृत है या नहीं है। यहाँ तो उदाहरण है, यहाँ विवृत लिख लो, विवृत समुच्चय। हाँ भाई, यहाँ विवृत समुच्चय लिख लो। ये तो मुझे बताओ, नेचुरल नंबर का सेट, पूर्णांकों का सेट, होल नंबर का सेट, परमेय और अपरमेय, ये विवृत समुच्चय पता है ना। दूसरा मैंने लिखाया था आर और फाई, ये दोनों कैसे हैं, विवृत है, ठीक है। तीसरा मैंने लिखाया था हाँ जी 0 से 5, कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल हमेशा कैसा समुच्चय होता है, विवृत समुच्चय होता है। 14 हाँ जी 0 से 5 यूनियन, 5 से 10 यूनियन, 12 से 25। अब वो तो बताओ, ये भी ओपन सेट, ये भी ओपन सेट, क्योंकि ये ओपन होता है ना, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ऑलवेज कैसा होता है, ओपन सेट। ये भी ओपन, ये भी ओपन और ये भी ओपन, और यूनियन आप आर्बिटरी कितनी भी बार ले सकते हो, तो ये भी कैसा हो जाएगा, फिर आपका ओपन सेट हो जाएगा। इंटरसेक्शन की चर्चा करूं, हाँ जी 0 से 1 इंटरसेक्शन, 2 से 3 इंटरसेक्शन, 5 to 6। बोलिए ये भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब ये क्योंकि 3 बार ही लिया है मैंने, ये भी कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। 6वां, ए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कैसी रियल नंबर, ऐसी रियल नंबर कि जिनकी वैल्यू 0.1 से बड़ी हो और 0.2 से छोटी हो। बताओ कैसा इंटरवल है, 0.1 से बड़ी और 0.2 से छोटी, तो कैसा इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। और ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होता ही होता है, ठीक है। एक ऐसा इंटरवल हो गया ओपन इंटरवल। अब जहाँ भी क्लोज शब्द आ जाए, क्लोज, जैसे क्लोज इंटरवल 0-1, तो ये ओपन इंटरवल तो है नहीं, तो ये विवृत समुच्चय भी नहीं होगा। अगर एक साइड से क्लोज हो और एक साइड से ओपन हो तो भी नहीं होगा। इधर से मैं क्लोज कर दूं और इधर से मैं ओपन कर दूं तो भी नहीं होगा। अब इनके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका उत्तर होगा नहीं। जैसे 9वां क्वेश्चन, अजी सेट लिखा ए में ली मैंने इस टाइप की नंबर 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो बीच में गैप आएगा जरूर, देखो n 1, क्योंकि इसमें इरेशनल तो आ ही नहीं सकती, अपर में आ सकती है क्या,
तो इसका जब नाइब रूट बनाऊंगा किसी भी पॉइंट का तो उसमें इरेशनल आएंगी, वो इसमें जाएंगी नहीं। तो 1, 1/2, 1/3 ये सेट है। बताओ होगा क्या? नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी ले लो नेचुरल नंबर का सेट में, जैसे ए ले लिया मैंने -1n/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसमें भी उत्तर होगा आपका नहीं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ भी ले सकते हो, a बराबर n+1/n+2 नेचुरल नंबर का सेट, क्योंकि इसमें केवल पर में मिलेंगी और जब मैं नाइब रूट बनाऊंगा तो उसमें अपर में भी आएंगी और जो कि इसमें नहीं जाएंगी, और नहीं जाएंगी तो ये कोई भी विब्रत नहीं है। और भी लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। आपको तो इतना याद रखना है ये 5 कि भाई R और फाई विब्रत हैं और ओपन इंटरवल विब्रत है और इनका यूनियन आ जाए तो वो भी कैसा है? विब्रत है। अब एक क्वेश्चन में देता भाई ऐसे, एक और बना देता। हाँ भाई A बराबर, एक तो मैंने लिख दिया 0 to 1 और यूनियन लिख दिया फाई, बताओ है या नहीं है? है ना, ये भी विब्रत है और ये भी विब्रत है। फिर मैंने लिख दिया, एक और लिख दिया, जैसे कि A बराबर R इंटरसेक्शन 0 to 1, ये भी विब्रत, ये भी विब्रत। और इधर से लिख दिया मैंने 2 से 3, तो बोलो सभी की सभी कैसे हैं? विब्रत हैं। तो ये भी कैसा हो जाएगा? विब्रत हो जाएगा। समझ में आ गया ना? यूनियन आर्बिटरी कितना भी ले सकते हो, फाइनाइट लो चाहे इनफाइनाइट लो, वो आप पे डिपेंड करेगा। यूनियन पे मैंने शर्त लगा दी आर्बिटरी, स्वेच्छ, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, कितना भी ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो अनंत बार ले सकते हैं, जो आप पे डिपेंड करेगा। हाँ जी, इन्फिनिटी वाला वो कल जो एक उस पेपर में आया था ना, 7वां, एक क्लोज इंटरवल है ना 0-1, नीचे करें, देखो इधर देखो, देखना जानते हो तो इधर देखो भाई, ये है क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब मुझे बताओ शर्त क्या होती है? प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो, एवरी पॉइंट इज ए इंटीरियर पॉइंट। अब मुझे बताओ इस सेट में 0 भी सम्मिलित है या नहीं है? है ना। अब 0 सम्मिलित है तो 0 का नाइब रूट बनाओ, 0 में एक छोटी सी संख्या जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 0.5, इधर की साइड जाएगा -0.5, ठीक है। अब यहां से आपका 0 बिलोंग कर रहा है किसमें? माइनस के 0.5 से लगाकर 0.5 में। अब मुझे बताओ क्या ये क्लोज इंटरवल 0-1 का सबसेट आ जाएगा क्या? क्योंकि ये वाले एलिमेंट कहाँ चले गए? बाहर चले गए। एप्सिलॉन का मान कितना भी छोटा ले लो, एप्सिलॉन का मान ले लो आप 0.00000001, इतना भी छोटा ले ले तो तब भी इसमें इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल बाहर चले जाएंगे और ये इसका सबसेट नहीं आएगा। तो 0 जो है इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, जबकि 0 से बड़ा प्रत्येक पॉइंट इसका इंटीरियर है और 1 से छोटा प्रत्येक पॉइंट इसका इंटीरियर है। 0 और 1 को छोड़कर इसका प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, जबकि विब्रत समुच्चय की परिभाषा यही कहती है कि इसका प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए तो ही विब्रत होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि इसके इंटीरियर पॉइंट कितने हैं तो इसका ओपन इंटरवल आ जाता 0 से 1 कि प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर है केवल 0 और 1 को छोड़कर, और प्रत्येक पॉइंट का नाइब रूट है क्लोज इंटरवल 0-1 केवल 0 और 1 को छोड़कर, 0 और 1 को छोड़कर सबका नाइब रूट है, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर है, 0 और 1 इसमें इंटीरियर नहीं रहते, और 0-1 इंटीरियर नहीं रहते तो इस कारण वो विब्रत समुच्चय भी नहीं रहता। और विब्रत समुच्चय की परिभाषा यही है कि प्रत्येक बिंदु कैसा बिंदु होना चाहिए? आंतरिक बिंदु होना चाहिए। कल इसको आप पढ़ के भी आना, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कल आप हमसे पूछ लेना।